Hello students, this is the fourth part of unit number 1, some basic concepts of chemistry. Last lecture में we discussed about the SI units. Now let's continue with this. So here we have mass and weight. अब mass क्या होता है? Mass को हम कैसे define कर सकते हैं? तो mass of any substance, it is the amount of matter that is present. किसी भी चीज़ में जो मैटर का जो अमाउंट रहेगा ना, उसी को हम मास कहते हैं. ओके अब किसी भी चीज़ का मास है, किसी भी सब्सटेंस का, क्या वो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा? तो येस, द आंसर इज़ येस कि मास ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कांस्टेंट. कांस्टेंट इन द सेंस कि ये किसी जगह पे डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ पे उस मास को मेजर कर रहे हो, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन. ओके इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन, मतलब वो किसी जगह पे डिपेंड नहीं करेगा. चाहे आप अर्थ पे मेजर कर रहे हो या मून पे मेजर कर रहे हो, कहीं पे भी मेजर किया जाए, अगर जो आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है वही आंसर आपको उस दूसरी जगह पे भी मिलेगा. सो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट. मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइन एक्यूरेटली इन द लैब बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस, जो कुछ ऐसा दिखता है. अभी तो हम काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो आते हैं उन्हें यूज़ करते हैं. सो इस तरीके से हम उन्हें डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ SI यूनिट, जो SI यूनिट होता है मास का, दैट इज़ किलोग्राम्स. ओके ये भी काफ़ी कॉमन यूनिट है जो हम भी काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं. सो किलोग्राम इज़ दी SI यूनिट ऑफ मास. अब क्योंकि ये जो किलोग्राम यूनिट है ये काफ़ी हद तक लार्ज यूनिट है, इसलिए हम इसका जो फ्रैक्शन है ना ग्राम, उसे यूज़ करते हैं थोड़ा कॉमनली. सो किलोग्राम्स की जगह पे आप कई बार देखोगे ग्राम्स को यूज़ किया जाता है, बट SI यूनिट तो kg ही है. ठीक है, सो किलोग्राम इज़ लार्ज यूनिट, उससे छोटा यूनिट इज़ ग्राम्स. ग्राम से भी छोटा यूनिट इज़ मिलीग्राम्स, एंड मिलीग्राम से भी छोटा यूनिट इज़ माइक्रोग्राम्स. ओके सो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं. अब इनके बीच आपस में कन्वर्जन्स होता है, मतलब जैसे अगर मैं किलोग्राम की बात करूँ तो 1 किलोग्राम इज़ हाउ मच? इट इज़ 1000 ग्राम्स. ठीक है, 1 किलोग्राम इज़ 1000 ग्राम्स. अब इससे छोटा जो यूनिट है दैट इज़ 1 मिलीग्राम्स. वो कितना होता है? 1 मिलीग्राम इज़ 10⁻³ ग्राम्स. ओके एंड इससे छोटा यूनिट जो माइक्रोग्राम था, दैट इज़ 1 माइक्रोग्राम्स इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम्स. ओके सो ग्राम से मिलीग्राम, मिलीग्राम से माइक्रोग्राम, इस तरीके के कुछ छोटे मोटे कन्वर्जन्स है. ये आप जैसे जैसे यूनिट कवर करोगे ना आगे, ये आपको याद होती जाएगी. सो SI यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम्स. किलोग्राम क्योंकि थोड़ा लार्ज यूनिट है, हम कुछ जगहों पे ग्राम्स यूज़ करते हैं, कहीं पे मिलीग्राम्स, कहीं पे माइक्रोग्राम्स, इस तरीके से चेंज होता है ये. नाउ नेक्स्ट इज़ वेट. अब वेट जो है ये क्या होता है, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेट, इट इज़ द फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट. ओके सो वेट इज़ द फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है ना, जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, उसे हम वेट कहते हैं. अब मास के लिए तो हमने कह दिया कि मास इज़ कांस्टेंट, मतलब सब जगह सेम रहेगा. सो वेट ऐसा नहीं है. वेट के लिए ना ये डिपेंड करता है जगह पे कि आप कहाँ उसे मेजर कर रहे हो. जैसे अगर हम अर्थ की बात करें, सपोज इन दिस एग्जांपल, यहाँ पे मास इज़ अबाउट 100 kg एंड वेट इज़ 980 न्यूटन्स. लेकिन वही चीज़ जब आप मून पे जाके मेजर करें तो क्या हो जाएगा? मास तो सेम रहेगा बिकॉज मास इज़ कांस्टेंट, बट वेट जो है ना वो चेंज कर जाएगा. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वेट तो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है ना. इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी. ग्रेविटी जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑब्जेक्ट पे, वही तो हो गया वेट. अब अगर ग्रेविटी वेरी करेगी तो उस पर भी फ़र्क आएगा. इसके लिए जो वेट होता है सब्सटेंस का, इट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी. ग्रेविटी के चेंज के कारण ये चीज़ भी बदलती है. Now volume. So volume is what? It is the space that is occupied by matter. या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि it is the amount of space that is occupied by any object. मतलब suppose if I have a cube over here. ठीक है, यहाँ पे कोई क्यूब रखा हमने. अब इस क्यूब ने जितनी स्पेस ली वो इसका वॉल्यूम हो गया, राइट. सो वॉल्यूम इज़ व्हाट? इट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर. अब इसके यूनिट्स की बात करें तो यूनिट इज़ लेंथ क्यूब. मतलब इसका जो SI यूनिट होगा वॉल्यूम के केस में, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब. ओके SI यूनिट क्या हो गया इसका? इट इज़ मीटर क्यूब.
यूनिट्स ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इन लिक्विड इज़ लीटर्स, मतलब ज़्यादा फेमिलियर अगर हम है किसी यूनिट से इन केस ऑफ वॉल्यूम तो वो लीटर्स ही है, या तो लीटर या तो मिली लीटर, क्योंकि हम उन्हें ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में भी। ये ऐसा यूनिट नहीं है बट स्टिल हम इन्हें ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे भी वी हैव दिस कन्वर्जन दैट 1 लीटर इज़ 1000 ml, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम का कन्वर्जन हो गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, जैसे यहाँ पे इट इज़ गिवन, इट कैन बी मेजर्ड बाय डिफरेंट डिवाइसेस लाइक ब्यूरेट हो गया, पिपेट हो गया, सिलेंडर, देन मेजरिंग फ्लास्क। ये सब जो अपैरेटस है इन्हें आप लैब में ज़्यादा अच्छे से देखोगे जब आप टाइट्रेशन परफॉर्म करोगे। सो इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये सिलेंडर हो गया, देन सिरिंज दैट इज़ कॉमन, फिर ब्यूरेट हो गया, पिपेट हो गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गया। इन चीज़ों को वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ व्हाट? टेम्परेचर मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमें उसका कोल्डनेस या हॉटनेस मेजर करना हो तो हम टेम्परेचर से करते हैं। अब इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास है 3 स्केल्स। सो देर आर 3 स्केल्स इन विच वी कैन मेजर दैट टेम्परेचर। 3 स्केल्स कौन से हैं? फर्स्ट इज द सेल्सियस वन, देन फ़ारेनहाइट एंड देन केल्विन स्केल। ओके, तो ये 3 स्केल्स है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, जिनसे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। नाउ आउट ऑफ दीज 3 जो सेल्सियस स्केल है वो ज़्यादा कॉमनली हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे हमने वॉल्यूम के केस में देखा कि SI यूनिट मीटर क्यूब था बट स्टिल हम ज़्यादा कॉमनली लीटर्स या फिर मिली लीटर्स को यूज़ करते थे। वैसे टेम्परेचर के केस में सेल्सियस इज़ मोर कॉमन स्केल, बट SI यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर का SI स्केल क्या होगा? इट इज़ केल्विन स्केल। ओके, इनफैक्ट जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे आगे उसमें भी आप देखोगे कि डेटा आपको सेल्सियस या फ़ारेनहाइट किसी में भी गिवन हो, आपको उसे कन्वर्ट करना होता है केल्विन स्केल में, उसके बाद हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो केल्विन स्केल इज़ व्हाट? इट इज़ द SI स्केल फॉर टेम्परेचर। नाउ इनके रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जैसे सेल्सियस स्केल है उसे हम डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, देन फ़ारेनहाइट स्केल है उसे हम डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, बट इन केस ऑफ केल्विन स्केल इट इज़ सिंपली अ के, ओके, विदाउट डिग्री। केल्विन स्केल में हम डिग्री यूज़ नहीं करते। सो रिमेंबर दिस कि सेल्सियस इज़ डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन इज़ सिंपली केल्विन, के। नाउ ओवर हियर इट इज़ गिवन फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन स्केल में डिफरेंट वैल्यूज़ दी है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड उनके बीच कितनी डिग्रीज आती है दैट इज़ गिवन। सो फ़ारेनहाइट में सबसे पहले इट रेंजेस फ्रॉम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जहाँ पे 212 इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इनके बीच आती है 180 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। सिमिलरली फॉर सेल्सियस, सेल्सियस में भी वैसा ही, सेल्सियस में तो काफ़ी कॉमन है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पानी का? इट इज़ 100 डिग्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्रीज एंड उनके बीच में 100 सेल्सियस डिग्रीज, ठीक है, डिविजन्स बीच में देर विल बी 100 सेल्सियस डिग्रीज। केल्विन में भी 373.15 केल्विन, दैट इज़ दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो इट इज़ 273.15 केल्विन, एंड इनके बीच भी 100 केल्विन्स का डिफरेंस रहेगा। नाउ जो न्यूमेरिकल्स हो गए ना, उसमें आप देखोगे कभी डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू गिवन है, कभी डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन है, कभी सिंपली केल्विन में ही गिवन है, तो आसान हो जाता है। बट इन वैल्यूज़ को अगर केल्विन में नहीं गिवन है, ऑब्वियसली अगर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, तो हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है। इस इंटर कन्वर्जन के लिए वी फॉलो दिस फॉर्मूलाज। जैसे सबसे पहला है, दिस इज़ यूज्ड व्हेन द वैल्यू इज़ गिवन इन डिग्री सेल्सियस एंड आपको वो वैल्यू फाइंड करनी है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इट इज़ 32 + 9/5 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी यहाँ पे, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। सो सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया। देन द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज़ व्हेन द वैल्यू इज़ गिवन इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड यू वांट द आंसर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्वेश्चन में आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है, बट अगर हमें आंसर फाइंड करना है डिग्री सेल्सियस में, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, okay, and the answer that we get will be in degrees Celsius. Then comes for Kelvin and degree Celsius.
when the value is given in degree Celsius and we have to convert it in Kelvin, ये काफ़ी कॉमन यूज़ होता है. सो केल्विन में अगर हमें वैल्यू चाहिए तो सिंपली आप उसे ऐड कर दीजिए 273.15 से, तो हमें डायरेक्टली केल्विन की वैल्यू मिल जाएगी. मतलब डिग्री सेल्सियस वैल्यू प्लस 273.15. ओके, इन्हें जब हम ऐड करेंगे द आंसर दैट वी गेट विल बी इन केल्विन. एंड इसका उल्टा मतलब अगर हमें केल्विन में गिवन है और हमें डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है तब वी यूज़ दिस फॉर्मूला. सो ये कुछ कन्वर्जन्स है, मतलब फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन, एंड आपस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उन चीज़ों के लिए. नेक्स्ट कम्स डेंसिटी. डेंसिटी इज़ व्हाट? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, या तो मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि व्हेन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ सिंपली डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम वी गेट द डेंसिटी. तो वही चीज़ है यहाँ पे कि किसी सब्सटेंस का मास है हमारे पास एंड उस सब्सटेंस के वॉल्यूम से अगर मैं उसके मास को डिवाइड कर दूँ तो मुझे डेंसिटी मिल जाएगा, है कि नहीं. एंड डेंसिटी इज़ रिप्रेजेंटेड एज रो, राइट. अब डेंसिटी के फॉर्मूले के लिए, क्योंकि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हमें अगर उसका यूनिट चाहिए डेंसिटी का, तो हमें सिंपली मास के एसआई यूनिट को वॉल्यूम के एसआई यूनिट से डिवाइड करना होगा. सो मास का एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम्स, वॉल्यूम का एसआई यूनिट इज़ मीटर क्यूब. सो ये हमें मिल जाता है डेंसिटी का एसआई यूनिट विच इज़ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब. ओके, एंड ये जो यूनिट है ना, बाकी सब यूनिट्स की तरह यहाँ पे भी ऐसा रहता है कि ये वाला यूनिट हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं. ज़्यादा कॉमनली आप देखोगे इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, इट इज़ ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, वेर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम को एक्सप्रेस किया गया है सेंटीमीटर क्यूब में. नाउ वन मोर थिंग ओवर हियर, दैट इज़ कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम एक ऐसी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है. मतलब आप लोगों ने लोअर क्लासेस में परफॉर्म किया होगा ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हम किसी मेटल बॉब को हम जब हीट करते हैं तो इट एक्सपांड्स, राइट. तो वॉल्यूम जो है उनका चेंज हो जाता है. सो अगर जब टेम्परेचर बदल रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इट चेंजेस व्हेन हीटेड और कूल्ड. सो अगर उसे हम ठंडा कर रहे हैं या गर्म कर रहे हैं तो वॉल्यूम में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है. इसलिए अगर वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से वो भी थोड़ा बहुत बदल सकता है, तो डेंसिटी भी टेम्परेचर के हिसाब से बदल सकती है, राइट. क्योंकि डेंसिटी इज़ व्हाट? मास बाय वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ रहा है तो ओवरऑल डेंसिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा. सो यहाँ पे वी गेट दिस कि जो डेंसिटी है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ठीक है, सो नॉर्मली आप देखोगे कि जब डेंसिटी किसी भी चीज़ की लिखी जाती है तो वहाँ पे टेम्परेचर को भी हम मेंशन करते हैं कई बार, बिकॉज वो टेम्परेचर के हिसाब से चलता है. अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो डेंसिटी में भी फ़र्क आएगा. इसके लिए डेंसिटी इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट. Now, uncertainty in measurements. So, all scientific measurements involve certain degree of error or uncertainty. The error which arise depend upon two factors. The first is skill and accuracy of the worker, and second is limitation of measuring instruments. मतलब जो भी साइंटिफिक मेजरमेंट्स हम करते हैं उन सब में कुछ ना कुछ एरर रहता है. एरर रह सकता है या तो अनसर्टेनिटी हम बोल सकते हैं या फिर कुछ तरह का डाउट बोल सकते हैं. अगर सपोज़ हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड दोबारा 2 दिन बाद वापस उसे परफॉर्म किया तो हो सकता है कि हमें सेम रिजल्ट ना मिले, राइट. तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ लेवल ऑफ एरर है या तो कुछ अनसर्टेनिटी है या तो कुछ डाउट है, हम ऐसा कह सकते हैं. सो जितने भी मेजरमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं दे इन्वॉल्व सम लेवल ऑफ एरर और अनसर्टेनिटी. अब ये जो एरर हो रहा है इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, मतलब ये 2 चीज़ों की वजह से हो सकता है. पहला है स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द वर्कर, मतलब द पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट उनकी स्किल या उनकी एक्यूरेसी के कारण ये चीज़ हो सकती है. दूसरा है लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन के कारण हो सकता है कि हमें कोई एरर मिल रहा है. ओके, सो इट माइट बी बिकॉज ऑफ स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द वर्कर और द लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. अब यहाँ पे we get to know about these two terms, that is accuracy versus precision. अब accuracy और precision क्या होता है? Accuracy, it is the closeness with the true value of the quantity being measured. मतलब it is the closeness of an experimental value to the true value. हमने सपोज कोई एक्सपेरिमेंट किया एंड उस एक्सपेरिमेंट से हमें कोई जवाब मिला, वो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू.
बट ओरिजिनली द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट वॉज समथिंग अराउंड 7 एंड हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल गया अराउंड 3.5. तो ये जवाब उतना एक्यूरेट नहीं होगा. क्यों? बिकॉज ट्रू वैल्यू दैट इज़ 7 उससे हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो तो काफ़ी दूर है. 7 से 3.5 काफ़ी ज़्यादा दूर है, हम इसे एक्यूरेट नहीं कह सकते, राइट. तो एक्यूरेसी हमें क्या बताती है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो ट्रू वैल्यू या तो ओरिजिनल डेटा से कितना करीब है, कितना क्लोज है, दैट इज़ अबाउट एक्यूरेसी. ओके. एंड वहीं पे प्रिसिशन की अगर हम बात करें तो प्रिसिशन इज़ द मेजर ऑफ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट. मतलब सपोज वहीं पे वापस अगर उसी एक्सपेरिमेंट में हम देखें कि द ओरिजिनल आंसर इज़ 7, ठीक है, बट हमने परफॉर्म किया 4-5 बार एंड हमें पहले स्टेज में मिल रहा है सपोज समवेयर अराउंड 5.1, सेकेंड स्टेज में भी वी आर गेटिंग 5.1, थर्ड में भी 5.1, फोर्थ में भी 5.1. सो यहाँ पे आई कैन से दैट माई आंसर इज़ गुड एट प्रिसिशन, राइट. आपस में वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज एक दूसरे से, काफ़ी क्लोज क्या मतलब आपस में हमें सेम ही वैल्यूज़ मिल रही है. ओके. बट ये जवाब एक्यूरेट नहीं है. क्यों? बिकॉज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू से दूर है. 5.1 और 7 में डिफरेंस आ जा रहा है. इसके लिए ये जवाब एक्यूरेट भले नहीं है बट प्रिसाइज है. मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज़ गुड एट प्रिसिशन क्योंकि आपस में वैल्यूज़ एक दूसरों के बहुत क्लोज है. सो इट रिफर्स टू हाउ क्लोजली 2 or more measurements of that same quantity agree with one another. इट इज़ द मेजर ऑफ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट्स कि आपस में हमारी मेजरमेंट्स कितनी क्लोज है एक दूसरी वैल्यू से, ठीक है. सो दैट इज़ अबाउट प्रिसिशन. नाउ यस वी कैन अंडरस्टैंड इट विद दिस एग्जाम्पल दैट ओवर हियर हम कह सकते हैं कि देर इज़ वेरी लो एक्यूरेसी और लो प्रिसिशन. वहीं पे इस तरफ देखिए तो इट इज़ गुड एट प्रिसिशन, राइट. यहाँ पे क्या हो रहा है, द मेजरमेंट्स मतलब द एरोज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट ये ओरिजिनल दी एक्यूरेट जवाब जो जहाँ होना चाहिए उससे तो बहुत दूर है. सो देर इज़ लो एक्यूरेसी बट हाई प्रिसिशन. उसी तरह यहाँ पे देर इज़ गुड प्रिसिशन एंड गुड एक्यूरेसी क्योंकि दोनों कहाँ एक्यूरेट पे है एंड प्रिसिशन भी अच्छा है. क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज़ वहाँ पे है. एंड ओवर ईयर यहाँ पे हम देखें तो हाई एक्यूरेसी मतलब जो जवाब है हमारा उससे क्लोज है बट प्रिसिशन अलग है कि पहले में यहाँ, दूसरे में यहाँ पे एरो, तीसरे में यहाँ है. सो इस तरीके से एक्यूरेसी और प्रिसिशन का ये डिफरेंस होता है कि एक्यूरेसी हमें बताती है कि हमारा जो ट्रू वैल्यू है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये दोनों आपस में एक दूसरे से कितना करीब है. एंड प्रिसिशन हमें बताता है कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है वो आपस में एक दूसरे से कितना करीब है. ओके. सो दैट इज़ प्रिसिशन एंड दैट इज़ ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्लोजनेस इज एक्यूरेसी.